की सरकार को भी कहना चाहता हूं, मोहन यादव से काम नहीं चलेगा। सुन लो सरकार है, सुधार दो। ठीक सुधारा है वैसे तो जंतर मंतर पे बड़े बड़े अंगोछा बांध के कहते, अंगोछा जानते हो? स्वापा स्वापा जानते हो क्या बोलते हो उसको? पगड़ी। पगड़ी, कहीं कहीं पगड़ी, रुमाल, जाने क्या क्या बोलते हैं। बड़े बड़े बांध के गए थे, बोले हम तो कौन के पूत हैं? कौन के? अरे वो तो तुम कह रहे हो। वो कह रहे थे हम वीर फलाने योद्धाओं के पूत हैं, मर जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। पुलिस ने 4 लठियां बजाई तो कोई इधर को भग रहा, कोई इधर को भग रहा। हमने कहा कहाँ गए भैया अकबर जोधा वाले? कहाँ गए? जोधा अकबर वाले भाग गए 1 मिनट में। और क्या कह रहे? दामोदर यादव तुझे सबक सिखा देंगे, चंद्रशेखर के बाप ने नहीं देखा भौकाल। कपूतो, समय रहते सुधर जाओ। अभी तो हमने तुम्हारी एक पोल खोली है हरदा में, एक। मैंने सिर्फ ये कहा, पंकज को मालूम है, बैठे पंकज कहाँ है? पंकज तुलकर हरदा वाले कहाँ हैं? मैंने एक ही पोल खोली कि अगर मुझसे ज्यादा मुंह लगाओगे और भाई चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दोगे तो सिर्फ एक ही बात पूछ लूंगा कि बताओ अकबर किसका जीजा था? क्या हमारा जीजा था? क्या था? क्या हमारा जीजा? तो किसका जीजा था और क्यों बनाया था? ये सवाल जायज है क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन आरक्षण को छूने की औकात किसी सरकार की नहीं। और बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना जो फाड़ेगा उसको 2500 फुट गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे, लेकिन संविधान को आज नहीं आने। अब आज हम जिन मुद्दों पे यहाँ बैठे हैं, सबसे पहला मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको। इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ और वो षड्यंत्र हुआ है युवाओं की आवाज को दबाने का। कैसा षड्यंत्र? आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले तक हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में चुनाव होते थे। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का बच्चा भी अगर राजनीति लायक करने लायक है तो वो कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था और अध्यक्ष बन जाता था और जिले स्तर का नेता बन जाता था। लेकिन इन सरकारों ने बेईमानी की ताकि गांव, गरीब किसान, गरीब बच्चे कभी राजनीति में ऊपर नहीं आ सके, नेता का बेटा नेता बने और बीजेपी कांग्रेस की बादशाहत चलती रहे। इसलिए इन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद कराए हैं। दामोदर यादव कह रहा है, मोहन यादव जी सुन लो और पहुंचा देना सीआईडी वाले जो खड़े हैं, इंटेलिजेंस वाले, खबर पहुंचा देना। या तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव तुरंत करा दो, 5 तारीख तक का समय दे रहा हूं। 5 तारीख के पहले मध्य प्रदेश की सरकार अपना रुख स्पष्ट कर दे और कहे कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, और नहीं तो दामोदर यादव 7 तारीख से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएगा, लेकिन युवाओं के साथ शोषण नहीं होने देगा। ये दामोदर की चुनौती। छात्र संघ के चुनाव तत्काल घोषित करो। और प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब क्या है कि एक एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो सीधा अपना नेता चुनने का काम करे। पहली मांग तो यह हो गई। दूसरी मांग, आज हम बीपी मंडल साहब की जयंती मना रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत बात है इस देश के अंदर। मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों समझो, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, सहन, साहू, मल्ला, केवट, माझी, तुमको समझने की जरूरत है। गौरवो तुम समझो, किरारो तुम समझो। क्यों नहीं समझते हो? इस बात को समझो कि अगर पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण के नाम पे छोटी सी भीख भी मिल रही है तो वो किसी मनुवादी ने नहीं दी, किसी अकबर के पूत ने नहीं दी। अगर किसी ने दी तो हमारे रहबर मान्यवर कांसीराम साहब ने दिलाने का काम किया है। ये दामोदर डंके की चोट पे कहते हैं। ये किसका नारा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो? किसका नारा है बताओ केदार गौरव? कांसीराम साहब का। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी किसका नारा है? मेरे भाइयों, कांसीराम साहब के जाने के बाद ये लड़ाई कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मुझे खुशी है, गर्व है, फक्र है हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर
कि जो लड़ाई कांसीराम की अधूरी रह गई थी उसको अब चंद्रशेखर पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है इस बात का, जैसे ही दतिया का चुनाव निपटा, एक दिन सबसे पहले अगले दिन चंद्रशेखर आजाद जी का फोन आता, उसके बाद अगले दिन फिर आता है और पूछते हैं कि चुनाव हार गए, हौसला तो नहीं हारे। मैंने कहा भाई चुनाव एक नहीं 1000 हार जाऊं, लेकिन तब तक हौसला नहीं हारूंगा जब तक मनुवादियों को हरा के संविधानवादियों को नहीं जिता देता इस देश के अंदर। तो बोले आ जाओ लखनऊ, एक नए अभियान की, नए संघर्ष की शुरुआत करना है। मैं गया लखनऊ और हम भाइयों ने वहां खड़े होकर संकल्प लिया कि मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, जो राय सिंह साहब बता रहे थे कि 2 ही लागू है, कितने में से 40 सिफारिशें। बीपी मंडल साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, यादव जाति के थे, पिछड़े वर्ग के थे, इनको जब सरकार ने बनाया अध्यक्ष तो इन्होंने कहा ये 40 सिफारिशें लागू कर दो तो पिछड़ों को हित मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इन बेईमान सरकारों ने कितने लागू किए? सिर्फ 2 लागू किए। तो हमारी मांग है, मोहन यादव जी सुन लो, बकाया की 38 सिफारिशें लागू कर दो, नहीं तो श्यामला हिल खाली कर दो। हम लोग उसमें बैठेंगे, हम उसमें बैठेंगे और अपने पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, मानवतावादी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका भी स्वागत है। आओ, अगर मानवतावादी हो तो अम्बेडकरवादी भी बनना पड़ेगा, और अम्बेडकरवादी हो तो संविधानवादी भी बनना पड़ेगा, और संविधानवादी रहोगे तो आरक्षणवादी भी बनना पड़ेगा। आओ, अगर आना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, ये कहने के लिए बात करें। तो 2 मांगे हो गई। पहली, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करो, छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराओ, और मंडल कमीशन की सिफारिशों में सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो 13% होल्ड जो अभ्यर्थी है उन होल्ड अभ्यर्थियों का होल्ड हटा दो, हमारे बच्चों को हजारों को नौकरियां मिलने का काम हो जाएगा। शर्म नहीं आती? पहले दीदी उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी पिछड़ा वर्ग की, किस समाज से? किस समाज से? लोधी समाज, पिछड़ा वर्ग। उनके बाद बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री बने, किस समाज के? यादव समाज, पिछड़ा वर्ग। उसके बाद बीजेपी ने तीसरे मुख्यमंत्री बनाए मामा को, शिवराज सिंह को, किस जाति के हैं? पिछड़ा वर्ग। उनके बाद फिर एक और नए पिछड़ा वर्ग ढूंढ आए, उज्जैन वाले भैया को, ये भी यादव जाति के हैं। 4 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री और 54% पिछड़ा वर्ग की संख्या, आरक्षण दे रहे हैं 14। तो हमारी मांग है कि पिछड़ा वर्ग को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण लागू कर दो, नहीं तो सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं बचने देंगे। तीसरी मांग सुन लो भाई बहनों, जरा सोचो। आज सोचना, अपने बच्चों को पढ़ाती हो पेट काट के, अपना पढ़ाती हो, नौकरियां मिल पाती है? क्यों नहीं मिलती? ठीक कहा कि सबने। एक तो ये क्या आउटसोर्स सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? बोले सरकारी नौकरी खत्म कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो फिर आरक्षण ही नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सरकार मजबूर कर दिया कि अगर सरकारी नौकरी 100 लगेगी तो 50 तो इनके पिताजी को भी देनी पड़ेगी, हम लोगों को। तो मजबूर कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में तुमको, हमको, हमारे बच्चों को जगह नहीं दे रहे। तो दामोदर यादव हो, सत्येंद्र विद्रोही हो, अनिल गुर्जर हो, आर डी प्रजापति हो, राय सिंह महतो या हृदय कुशवाहा या हमारा कोई भी साथी हो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अमित बंस और कमल कुशवाहा जब आपको बुलाते हैं, ये भोपाल के नौजवान जो हमारे बैठे हैं राजनीतिक चिंता नहीं करते, जब आवाज लगाए तो आ जाना। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखो। तो तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे एयरटेल का ऑफिस, चाहे कोई पेट्रोल की कंपनी का ऑफिस, चाहे कोई भी बड़े बड़े सेक्टर, चाहे रिलायंस का ऑफिस, क्यों अमर सिंह भाई साहब, सब में बोलो हमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
किसान का आरक्षण मैं ब्याज सहित लौटाना चाहता हूं कि जो तुम्हारे मनु ने हमें आरक्षण दिया है उसको हम ब्याज सहित लौटाएंगे, लेकिन बाबा साहब के आरक्षण में तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, ये आरडी प्रजापति कह रहा है। तुमने हमें मूला कर लगाया, हम तुमको 100 गुना मूला कर लगाने के लिए बात करेंगे स्वतंत्र हो। तुमने हमारी बहन बेटियों को टोला, शुद्धिकरण के भेजा, अब हम तो नहीं भेजेंगे, लेकिन आप लोगों ने जरूर मुगलों को भेजा है, और भेजो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमें सुअर पालने का आरक्षण दिया, हम आपको, आपकी पत्नी को, आपके पुरखों को बच्चों से 5-5 हजार सुअर कमाने के लिए दे देंगे, सुअर चलाओ। तुमने हमें जूते बनाने का आरक्षण दिया, हम तुम्हारा जूता बनाने के लिए नहीं, तुम्हारे 100 जूता माला पहना करके तुमको आरक्षण देने का काम करेंगे, स्वागत करेंगे। तुमने हमें दाढ़ी बनाने का आरक्षण दिया, हम तुमको मुर्दा तक की दाढ़ी बनवाने के लिए करेंगे। तुमने हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान अपमान किया, हम तो वो नहीं करेंगे। अरे निकम्मा, तुम जब हम आपको खाना देते हैं तो चाटते हो, अगर गलत चीज है तो जब हमारा वोट है तो हमारा वोट क्यों अच्छा लगता है, हमारा वोट क्यों लेते हो? अगर हम गधे हैं तो गधे का वोट लेने वाला महागधा, अगर नीच है तो नीच का वोट मांगने वाला महानीच, अगर हम भंगी है तो नीच का वोट मांगने वाला महाभंगी। कहाँ भंगी हो? हम भंगी नहीं हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम आपको कपड़ा धुलाने का काम करेंगे, टट्टी साफ कराने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग भैया आरक्षण तुमने दिया, तुम्हारे बाप ने दिया है, हमारे बाप ने तुम्हें ये आरक्षण नहीं दिया है, हमारे बाप ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया है, हमारे बाप ने बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया, हमारे बाप ने स्वतंत्रता दी, हमारे बाप ने गुलामी से आजाद किया, और तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पुरखों ने जूता समाज साफ कराने का काम किया, हम तुमको जूता चटवाने का काम करेंगे। अगर हम आज कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, पर मैं सबसे निवेदन करूंगा, लेकिन जिस तरह से हमने 80 वर्ष आजादी के 80 वर्ष से आप लोगों ने हमें आरक्षण दिया है, आप 8 साल आरक्षण लो, हमारे जूता साफ करो, हमारे कपड़ा साफ करो, हमारी दाढ़ी बनाओ, हमारी टट्टी साफ करो, करोगे तो हर बाप में दम है। आरक्षण के बाप बने हो, आरक्षण विरोध करते हैं, अरे क्या वोट लेते हो? तब तो गधा का मौसिया कहोगे कि पहले साहब कहाँ हो, आपने चरण ले लूं, तो हमारी बहन बेटियों के चरण धोगे। वोट के नाम पर बेटियों के चरण धोते हैं, लाडली बहना कहते हैं, तो लाडले बहनोई कहाँ चले गए भाई? लाडले बहनोई चीनी कहाँ से लाएंगे बेटियों को? नमक चाट के रक्षाबंधन मनाएंगे क्या? अरे कुकर्मियों, आज भी आवाज आ जाओ, ये संविधान है, आप दो चीज करो, अगर हम मानने को तैयार हैं, अगर मजदूर को जो मजदूरी करता है उसको फैक्ट्री उसके नाम कर दो, जो खेतों में हल जोतता है खेत उसके नाम कर दो। क्यों कर दें? क्योंकि सूत्र का काम है तीनों वर्ण की सेवा करना, तो आप कलेक्टर नहीं बनोगे, आप एसपी नहीं बनोगे, क्योंकि सूत्र का काम है सेवा करना। अरे निकम्मो, क्या चपरासी टट्टी भर आपके नगर पालिका में टट्टी धोने का काम कर रहे हो? आरक्षण तुम ले रहे हो, आरक्षण हम नहीं ले रहे हैं। हमारा खाना खाते हो अच्छा लगता है, हमारा दूध पीते हो अच्छा लगता है, हमारे जूते पहनते हो अच्छा लगता है, हमारा वोट लेते हो अच्छा लगता है, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हो अच्छा लगता है। इसलिए हम इससे न मांगना चाहते हैं,
कि पहले तो जाति के आधार पर घृणा होती है। तो तुम्हारे बाप ने जात बनाई, हमारे बाप ने नहीं बनाई। हमारे बाप ने जात तोड़ो समाज जोड़ने का काम किया है, संविधान बनाया है। तुम्हारे बाप ने जाति बनाई है। पहले अपने बाप से कहो, अपने आका से कहो, अपने पुरखा से कहो, जात समाप्त करो, जात तोड़ो समाज जोड़ो। अगर इसके बाद भी नहीं करते हो तो हम आपसे निवेदन करना चाहते, मैं आज घोषणा करता हूं, बाबा साहब की स्टैचू के सामने घोषणा करता हूं कि जिस तरह से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण को जाति का प्रमाण पत्र और वर्ण का प्रमाण पत्र, वैश्य को जाति का प्रमाण पत्र और वही वर्ण का प्रमाण पत्र, क्षत्रिय को जाति का प्रमाण पत्र, वर्ण का प्रमाण पत्र, हमें आप शूद्र का प्रमाण पत्र दे दो। 6743 जातियों को न दो। आज से आरक्षण हम नहीं मांगेंगे तो हमारे तलवे चाटोगे। हम पंच से सरपंच, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS हमारा बनाएगा तो हम पंच नहीं बनवाओगे। जिस तरह से तुमने आरक्षण दिया तो हमारे जूते चाटते चाटते फिरोगे। ये मैं कह रहा हूँ, आपका बाबा साहब का संविधान कह रहा है। करोगे? अलग करो ना हमें। अगर हम कंधे दे रहे हैं तो अलग करो ना। दूध में समझ मठा में नारे, जातियां तुमने बनाई यार, जाति का तो अपमान हम सही। तो चौकियों में ज्यादा नहीं कहना चाहता है, मंडल साहब हम बोलेंगे और हमारे प्रदेश के मुखिया बोलेंगे। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, माझी सब में साझी। जब कोई नहीं पिछड़े को लगे घूम रहा तो मैं दिन भर घूमता हूँ, कोई दर हो मैं ओबीसी मरा जा रहा हूँ। और जब तक जिंदा हो एक उर्मी काछी है बरदिया तोली तमोली नाई धोबी, आपके लिए आईडी प्रजापति मौत भी चली जाए, मेरा मौत हो जाए, लेकिन मैं आपकी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। और हम एक ही आज बात करेंगे, हमें शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, किसी का नहीं। जय भीम। गेट पे और एक रसीद मिलेगी, उस पर्ची के माध्यम से ही अंदर जा सकती हो। जब उसमें आपकी रेत की भरी ट्रॉली अंदर चली जाती है, सरिया अंदर चला जाता है, गिट्टी अंदर चला जाता है, तो खुदाई हो जाती है और प्लेट हमारी मांग को नहीं माना तो मोहन यादव जी अगला जो आंदोलन होगा आपके मुख्यमंत्री आवास का घेरा होगा और यहाँ की पुलिस कम पड़ जाएगी। अन्य राज्यों के पुलिस भी बुला लेना, मैं आपको बता देता हूँ।